यहाँ पे हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं DNF ब्लॉक एलिमेंट्स, और इसमें हम लोग कभी से डिस्कस करते हैं एनसीईआरटी क्वेश्चंस को। सबसे पहले हमारे पास है ये चैप्टर नंबर 8 DNF ब्लॉक एलिमेंट्स। अगर आप इस चैप्टर में ध्यान से देखेंगे तो उसमें मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन ये जो कनेक्टेड होते हैं ये क्लास 11th के आपके पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, एस ब्लॉक जितना भी 11th में भी ये चैप्टर कॉमन होते हैं, तो वहां से ये आपका कनेक्ट हो जाता है काफी कुछ। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8.1 की तरफ ध्यान देते हैं। क्वेश्चन नंबर 8.1 है तो काफी इजी, लेकिन फिर भी आपको पूरा मैं समझाता हूँ। ये क्वेश्चन नंबर 8.1 में क्या लिखा है, इसमें ये लिखा हुआ है कि आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है क्रोमियम+3 का। देखिए, अगर आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना नहीं जानते हैं तो पहले तो ये समझ लीजिए कि जब भी आपका एग्जाम होगा तो एग्जाम में आपको क्रोमियम का जो एटॉमिक नंबर होगा वो गिवन होगा। तो एटॉमिक नंबर एग्जाम में आपको जो गिवन होते हैं वो 21 से लेकर के जहां तक आपको होंगे वो गिवन होंगे, लेकिन 20 तक एटॉमिक नंबर्स गिवन नहीं होते। तो 20 तक तो आपको लर्न करने, और 21 से लेकर के आपको आपके पेपर में गिवन होंगे। लेकिन आप कोशिश करिए कि 21 से लेकर के 30 तक एटॉमिक नंबर भी आप लर्न कर लीजिए। बाय द वे, यहाँ पर क्रोमियम का जो एटॉमिक नंबर है वो होता है 24। तो 24 का कॉन्फ़िगरेशन आप कैसे लिखते हैं, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, उसके बाद लिखते हैं 4s, और उसके बाद आता है 3d। ये बच्चों कॉन्फ़िगरेशन आप इस तरह से लिखते हैं अगर आपको ध्यान है। तो बच्चों ये एनर्जी के ऑर्डर के हिसाब से कॉन्फ़िगरेशन लिखा जाता है। अब इसको आप कंप्लीट कर लीजिए। जब आप कंप्लीट करेंगे तो आखिरी में आप बताएंगे क्या आएगा, 3s2, 3p6, 4s2 नहीं होता बच्चों, यहाँ पर एक एक्सेप्शन होता है। यहाँ पे 4s में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो बच्चों क्रोमियम और कॉपर में एक्सेप्शन होता है। तो ये आपका कॉन्फ़िगरेशन क्रोमियम का भी मैंने लिख दिया। तो बच्चों जब आपसे पूछा जाता है कि जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तो आप कंफ्यूज भी हो जा रहे हैं। जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कुछ नहीं होता है। जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का बच्चा मतलब ये होता है कि पहले यहाँ से यहाँ तक आप लिख लो, ये कॉन्फ़िगरेशन हो गया ऑर्गन का, ठीक है। उसके बाद लिखते हैं 4s1, 3d5। तो बच्चों जो आपकी बुक्स में लिखा हुआ है जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वो इस तरह से लिखते हैं। पहले लिखेंगे n-1, यानी n-1 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, 3d को। d उसमें लिखा होगा 1 से लेकर के 10 तक। फिर लिखा होगा ns 1 से लेकर के 2 तक। तो बच्चों जनरल आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो होता है डी ब्लॉक एलिमेंट्स का, उसे हम इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। डी में 1 से लेकर 10 तक इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, और एस में 1 से लेकर के 2 तक इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, इसलिए उसको इस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है। और बच्चों अभी भी नहीं समझ पाए हो तो ऐसे समझ लो, अगर आपका n4 है तो n-1 क्या होगा, 3 होगा। तो बच्चों ये इसी तरह से लिखा हुआ है कि n-1 के पास है d ऑर्बिटल और n के पास है s ऑर्बिटल। इस तरह से ये जनरल आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखा जाता है। तो जो आपके एग्जाम में ऑलरेडी इंक्लूडेड है कि जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको पता होना चाहिए किसका किसका, डी ब्लॉक एलिमेंट्स का और एफ ब्लॉक एलिमेंट्स का, ये आपको पता होना चाहिए, क्योंकि आपकी प्रीवियस क्लासेस में आपको पी ब्लॉक एलिमेंट्स के जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बताए गए थे। उसी तरीके से बच्चों डी एंड एफ ब्लॉक में डी का और एफ का जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी आपको पता होना चाहिए। बाय द वे मैंने आपको अभी लिख के बताया। अब हमें क्रोमियम अगर लिखना है तो क्रोमियम में क्या करना है, +3, 3 इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकालने हैं, तब मेरे को उसके ऑक्सीडेशन स्टेट से लेना देना करना है। तो सबसे पहले बच्चों ऑर्गन तक तो आप ऐसे ही लिखेंगे, और आपको अगर 3 इलेक्ट्रॉन बाहर निकालने हैं तो सबसे पहले एक इलेक्ट्रॉन 4s से निकलेगा, ये 4s आउटर मोस्ट होता है, और 2 इलेक्ट्रॉन बच्चों 3d से निकलेंगे। तो आपके पास बचेगा 4s0 और 3d। 4s में एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं रहेगा, और 3d से 2 कम हो जाएंगे, तो 5 में से 2 गए तो 3 हो गया। अब बच्चों ध्यान से देखिए, ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पर आपके पास लिखा होगा। तो यहाँ से यहाँ तक बच्चों क्या हो गया, यहाँ से यहाँ तक ये हो गया ऑर्गन, और ऑर्गन के पास क्या लिखा हुआ है, 3d, 3 लिखा हुआ है। तो बच्चों देखो आप शॉर्ट में इसको इस तरह से एब्रिविएट किया जाता है। तो बच्चों ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जितने भी आपके पास लिखे हैं ये बहुत ही लिमिटेड लिखे हुए हैं, और इसमें से कोई भी क्वेश्चन मेरा नहीं है, ये सारे क्वेश्चन एनसीईआरटी के हैं। तो आप कम से कम ये जो लिमिटेड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस है इनको आप जरूर तैयार कर लें। ये आपकी स्क्रीन पे सारे आपको नजर आ रहे हैं, ज्यादा नहीं है। कितने हैं टोटल, 8 है। तो बच्चों ये अगर आप 8 तैयार कर लें तो ये आपके लिए काफी अच्छा रहेगा, क्योंकि पेपर बनाने वाला इन्हीं क्वेश्चंस को ज्यादातर यूज करेगा। उसके बाद बच्चों कॉपर प्लस है, कॉपर प्लस भी आप लिख लोगे। बस आपको ये पता होना चाहिए कि क्रोमियम और कॉपर में 4s में एक इलेक्ट्रॉन आता है, ये जरूर आप ध्यान रखिएगा।
इसमें कहीं कंफ्यूजन मत क्रिएट करिएगा। तो बच्चों क्रोमियम का एटॉमिक नंबर क्या होता है 24, कॉपर का एटॉमिक नंबर क्या होता है 29, कोबाल्ट का एटॉमिक नंबर क्या होता है 20। बताइए कोई बता सकता है कोबाल्ट का एटॉमिक नंबर क्या होता है 27। स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, मैग्नीज का होता है बच्चों 25, मैग्नीज के बाद आयरन, कोबाल्ट, कोबाल्ट का होता है बच्चों 27। तो नयाशा ने सही बताया था, कोबाल्ट का 27 होता है, मैग्नीज का 25 होता है। अब बच्चों जो इसके आगे वाले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, आप ये मान के चलिए अगर आपके पास एग्जाम में कहीं से भी पेपर अगर हिल गया तो आप ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नहीं लिख पाओगे। लेकिन बच्चों ये वाले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अभी टर्म 2 के जो आपका रिसेंट सिलेबस है या जो आपकी नई शिक्षा नीति के अकॉर्डिंग है, तो उसमें ये PM3+ सेलेनियम वगैरह, ल्यूथेरियम वगैरह, थोरियम वगैरह के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आने के चांसेस कम है। लेकिन फिर भी बच्चों आप इसको तैयार कर लीजिए तो बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि आप इसको नहीं तैयार करेंगे तो फंसेगा मामला। तो बच्चों इनको तैयार करने के लिए आपके पास बहुत आसान काम है, आप सिर्फ अपनी पीरियोडिक टेबल ले लीजिए और पीरियोडिक टेबल से इसको करने की कोशिश करिए, ठीक है। तो कुल मिला के बच्चों आपको ये जो कॉन्फ़िगरेशन है, ये कॉन्फ़िगरेशन अब आपको पता होने चाहिए, ठीक है। और कॉन्फ़िगरेशन को लिखते समय आप अपनी हेल्प ले सकते हैं इनर्ट गैस एलिमेंट्स की कॉन्फ़िगरेशन का। तो बच्चों इनर्ट गैस एलिमेंट्स की कॉन्फ़िगरेशंस का आप हेल्प लेना चाहें तो उससे आपके क्वेश्चंस काफी आसान हो सकते हैं। जैसे अगर आप ध्यान से देखिए, ज़ेनॉन के कॉन्फ़िगरेशन को यहाँ पे यूज किया गया है और ज़ेनॉन के कॉन्फ़िगरेशन को यूज करके क्वेश्चन रिड्यूस कर दिया गया है। तो ज़ेनॉन आप देख रहे हैं ज्यादातर यूज किया गया है, तो ज़ेनॉन को आप यूज करिए और आप ये अपना क्वेश्चन रिड्यूस कर सकते हैं, ठीक है बच्चों। तो इस तरह से आपको कॉन्फ़िगरेशन आपकी स्क्रीन पे ये तो आपको प्रिपेयर करने ही पड़ेंगे। उसके बाद बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो बच्चों क्या लिखा है, लिखा है why are Mn+2 compounds are more stable than Fe+2 towards oxidation number their +3 state। बच्चों इस तरह के क्वेश्चन कभी भी आते हैं तो पहले तो बच्चों को बाउंस कर जाते हैं कि क्वेश्चन में लिखा क्या है। अगर आपको बच्चों क्वेश्चन पहले लेवल पे बाउंस कर रहे हैं तो आप फिर कुछ काम करिए, काम ये करिए कि Mn+2 और Fe+2 इनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप पहले अपनी कॉपी में लिखिए। तो बच्चों ये आ गया Mn+2 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और ये आ गया Fe+2 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। पहले आप ये अपनी कॉपी में तसल्ली से लिखिए। अगर बच्चों आप ये भी नहीं जानते हैं तो फिर तो काफी डिफिकल्ट हो जाएगा आपके लिए पेपर। कम से कम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको पता होनी चाहिए। तो आप क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए क्या लिखा है, why are Mn+2 compounds more stable। तो बच्चों आप अपने क्वेश्चन के फेवर में अपना आंसर पुट अप करिए। कह रहा Mn+2 वाले ज्यादा स्टेबल है देन Fe+2 वाले से, ठीक है। देखो क्वेश्चन को हमें क्या ले जाना है, उसी की फेवर लैंग्वेज में ले जाना है। कह रहा है Mn+2 वाले ज्यादा स्टेबल है Fe+2 वाले से। तो बच्चों क्या तुम्हें कुछ दिखता है यहाँ पे, तुमको सर बिल्कुल दिख रहा है, क्योंकि जब मैंने Mn+2 लिखा तो Mn+2 में हमें खुद ही दिखाई दे रहा है कि उसमें हाफ फिल्ड ऑर्बिटल। ध्यान से देखिए, और बच्चों हाफ फिल्ड ऑर्बिटल तो आप पहले से जानते हैं वो ज्यादा स्टेबल होती है, हाफ फिल्ड ऑर्बिटल ज्यादा स्टेबल होती है। तो क्वेश्चन तो आपका यहीं पे सॉल्व हो गया, यानी अगर आपने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सही सही लिख दिया तो क्वेश्चन आपका यहीं पर खत्म हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद बच्चों फॉर्मेलिटी के लिए आप आंसर अपना घुमाते रहिए जो भी है। क्या लिखा है, इट इज नोन दैट हाफ फिल्ड एंड फुल फिल्ड ऑर्बिटल्स आर मोर स्टेबल। मतलब डी में अगर 10 इलेक्ट्रॉन हो तो वो स्टेबल होती है, डी में अगर 5 इलेक्ट्रॉन हो तो वो स्टेबल होती है। तो बच्चों हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स की आयनाइजेशन एंथैल्पी भी ज्यादा होती है। याद दीजिएगा कि आपके टर्म 2 सिलेबस में आयनाइजेशन एंथैल्पी नाम का भी टर्म लिखा हुआ है। तो याद रखिएगा आयनाइजेशन एंथैल्पी का मतलब होता है वही जो क्लास 11th में पढ़ाया जाता है, यानी कि किसी भी एटम से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने में जो एनर्जी रिक्वायर्ड होती है उसे हम कहते हैं आयनाइजेशन एंथैल्पी। तो बच्चों हाफ फिल्ड ऑर्बिटल होगा या फुली फिल्ड ऑर्बिटल होगा तो वहां से इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए आपको ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, इसलिए इनकी आयनाइजेशन एंथैल्पी भी ज्यादा होती है। और बच्चों ये भी आपको बताया गया कि आयनाइजेशन एंथैल्पी कैसे होती है। आयनाइजेशन एंथैल्पी, पहला इलेक्ट्रॉन निकालते हैं तो फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी होती है, दूसरा निकालते हैं तो सेकंड आयनाइजेशन एंथैल्पी होती है। तो बच्चों ये भी आप देख लीजिएगा कि फर्स्ट और सेकंड इसमें कभी कभी एग्जाम में कंफ्यूज करने के लिए आपसे क्वेश्चन बना दिए जाते हैं। फर्स्ट का मतलब आप पहला इलेक्ट्रॉन निकाल करके कॉन्फ़िगरेशन चेक करिए, सेकंड का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन निकाल के आप कॉन्फ़िगरेशन चेक करिए, ये मतलब होता है।
It is known that half filled and fully filled orbitals are more stable. Therefore, Mn+2 stable has d5 configuration. So this is the reason Mn+2 showed resistance to oxidation state to Mn+2. ध्यान दीजिए, तो सभी बच्चे यहाँ पर ध्यान देंगे. This is the reason Mn+2 show resistance to oxidation state to Mn+3. ठीक है, तो Mn+2 बच्चों Mn+3 में कन्वर्ट नहीं होना चाहेगा. क्यों नहीं होना चाहेगा? क्योंकि वो पहले से ही क्या है, स्टेबल है. तो अब आप अपने क्वेश्चन के फेवर में आंसर खुद ही देना चालू कर दिए. Fe+2 has 3d6 configuration by losing 1 electron. Its configuration क्या हो जाएगा, ज्यादा स्टेबल हो जाएगा. तो बच्चों अगर Fe+2 से Fe+3 एक्वायर करना हो तो ये ज्यादा आसान है, क्योंकि Fe+2 का मतलब उसके पास d6 कॉन्फ़िगरेशन है. Fe+3 का मतलब एक इलेक्ट्रॉन और बाहर निकालना पड़ेगा, d5 आ जाएगा. तो फेरस से फेरिक में कन्वर्ट होना आसान है, क्योंकि आपके पास क्या मिल जाती है, हाफ फिल्ड ऑर्बिटल बन जाता है, जिससे आपका Fe+3 कॉन्फ़िगरेशन स्टेबल हो जाता है. इसलिए फेरस फेरिक में जाना चाहेगा, ठीक है ना, लेकिन Mn नहीं जाना चाहेगा. इसलिए Mn अपनी +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में एग्जिस्ट करना कम फील करेगा, मतलब अच्छा पसंद नहीं करेगा. तो बच्चों अब आप समझ गए होंगे क्वेश्चन का आंसर किस तरह से आपको घुमा करके लिखना है. तो बच्चों इस तरह के Mn+2 या Cr+3 Fe+2 कोई किसी के ऊपर कोई भी चार्ज आ जाए, अगर आप क्वेश्चन समझ नहीं पा रहे तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखिए, आपको वहीं से कुछ ना कुछ हिंट मिलने लगेगी. कभी कभी आप आयनाइजेशन एंथैल्पी के बेसिस पे एक्सप्लेन करिए, कभी कभी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पे एक्सप्लेन करिए, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पे एक्सप्लेन करिए, कॉन्फ़िगरेशन पे एक्सप्लेन करिए. तो इस तरह से बच्चों आपका क्वेश्चन हो जाता है. उसके बाद बच्चों यहाँ पर ध्यान से देखिए, क्वेश्चन नंबर है 8.3. क्या लिखा है, एक्सप्लेन ब्रीफली हाउ +2 स्टेट बिकम्स मोर एंड मोर स्टेबल इन फर्स्ट हाफ ऑफ द. ध्यान दो बच्चों, ये क्वेश्चन काफी सारे स्कूल्स में भी ऑलरेडी कॉमन है और चल रहा है एनसीईआरटी से. लिखा है, एक्सप्लेन ब्रीफली हाउ +2 स्टेट बिकम्स मोर एंड मोर स्टेबल इन फर्स्ट हाफ ऑफ द. देखो क्या लिखा है, इन फर्स्ट हाफ ऑफ द फर्स्ट रो ट्रांजिशन एलिमेंट्स विद इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर. तो बच्चों ये तो आप जानते हो ना, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, यही तो है आपकी फर्स्ट रो ट्रांजिशन एलिमेंट्स, डी ब्लॉक एलिमेंट्स. तो अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले दिखाई भी थी पीरियोडिक टेबल, आप पीरियोडिक टेबल चाहें तो दोबारा भी देख सकते हैं. तो ये देखो बच्चों, ये लिखा हुआ है, ये है स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, ये देखो उसको हम लोग कहते हैं फर्स्ट रो ट्रांजिशन एलिमेंट. समझ में आ रहा है, ये इस तरह से बने हुए हैं. तो इसी तरह से ही ये क्वेश्चन में आपको समझाने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि हर क्वेश्चन में बार बार पीरियोडिक टेबल तो नहीं बनाई जा सकती, इन्होंने छोटा सा बना करके आपको समझाने की कोशिश की है. ठीक है बच्चों, तो उसके बाद सबसे पहले अब हम लोग उसको एक्सप्लेन करते हैं. देखा, द ऑक्सीडेशन स्टेट डिस्प्लेड बाय द फर्स्ट हाफ ऑफ द फर्स्ट रो ऑफ ट्रांजिशन मेटल्स आर गिवन इन द टेबल बिलो. ये आपको बच्चों दिखाई गई है, और आप देख सकते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट ऊपर से नीचे आने पर क्या हो रही है, इंक्रीज कर रही है. देखो बच्चों, ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो रही है, ऊपर से नीचे आने पर इंक्रीज कर रही है. ऊपर क्या है, +2, फिर +3, फिर +4, +5, फिर +6. तो ये क्या कर रही है, इंक्रीज कर रही है. ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ने का मतलब क्या होता है बच्चों, ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ रही है तो इसका मतलब क्या हो रहा है कि इलेक्ट्रॉन लॉस हो रहे हैं, ये खुद ऑक्सीडाइज हो रहा है. क्या हो रहा है, एलिमेंट्स ऑक्सीडाइज हो रहा है. तो जो ऑक्सीडाइज होता है उसका क्या मतलब होता है, उसकी रिड्यूसिंग पावर क्या होगी, वो रिड्यूसिंग एजेंट क्या होगा, बहुत ही अच्छा होगा. तो रिड्यूसिंग पावर ऊपर से नीचे जाने पर क्या करती है, इंक्रीज करती है. तो बच्चों इस तरह से भी आप समझ सकते हो, बाकी आप जैसे समझो. इट कैन बी इजिली ऑब्जर्व दैट एक्सेप्ट स्कैंडियम ऑल अदर मेटल डिस्प्ले +2 ऑक्सीडेशन स्टेट. ठीक है, स्कैंडियम की बच्चों यहाँ पर गायब की गई है, इसकी +2 नहीं होती है. ऑल्सो ऑन मूविंग फ्रॉम स्कैंडियम टू मैग्नीज द एटॉमिक नंबर इंक्रीजेस फ्रॉम 21 to 25. दिस मीन्स the number of electrons in the 3D orbital also increases from 1 to 5. ठीक है बच्चों, तो ये देखो बच्चों, ये 1 से लेकर के 5 तक बड़े हैं इलेक्ट्रॉन्स, ये समझने की कोशिश करिए. स्कैंडियम की +2, टाइटेनियम की +2, वेनेडियम की +2, क्रोमियम +2, Mn+2. तो कॉन्फ़िगरेशन देखिए बच्चों किस तरह से चल रहा है. मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा, ये क्वेश्चन के फेवर में ही सारे आंसर्स दिए जा रहे हैं, कोई चेंज नहीं किया जा रहा है.
उसके बाद लिखा है +2 oxidation is attained by the loss of 2 4s electrons by these metals. Since the number of d electrons in +2 state also increases from +2 titanium to manganese. The stability of +2 increases as the d orbital is becoming more and more half filled. जैसे जैसे वो हाफ फिल्ड होंगे उनकी स्टेबिलिटी बढ़ती चली जाएगी। और इस तरह से इस क्वेश्चन का आंसर बच्चों एक्सप्लेन हो गया। मतलब जो उसने पूछा था उसके बारे में तो पहले ही इसने बता दिया था, ये सारी चीजें एक्स्ट्रा हो गई। तो इस तरह से बच्चों आप क्वेश्चंस करेंगे एनसीईआरटी के। क्वेश्चंस करने का यही तरीका होता है। क्वेश्चंस अगर आप नहीं करेंगे तो क्वेश्चंस वो होंगे भी नहीं। तो क्वेश्चंस तो करने ही पड़ते हैं। तो बच्चों ऐसे क्वेश्चन काफी सारे दिए हैं और आप देख सकते हैं एनसीईआरटी का ये क्वेश्चन सभी बच्चों के स्कूल में आया है। व्हाट इज लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन, व्हाट आर द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन। तो बच्चों ये एनसीईआरटी का डायरेक्ट क्वेश्चन है जो सारे स्कूल्स में भी चलता है लगातार। तो क्या लिखा हुआ है इसको इसी तरीके से बच्चों आप लर्न कर लीजिए, क्योंकि अगर आप बार बार समझ के भी भूल जा रहे हैं तो आप सीधा सीधा लर्न करिए, जैसे बायो लर्न की जाती है। As we move along the lanthanide series, तो बच्चों लैंथेनाइट एक्टिनाइट सीरीज तो आपको पता ही है, पीरियोडिक टेबल में होती है। तो पीरियोडिक टेबल भी नहीं देखिए तो बच्चों आप पीरियोडिक टेबल देख सकते हैं। ये आपकी लैंथेनाइट सीरीज है जिसमें एटॉमिक नंबर 51 से चालू होता है। और इस सीरीज को हम लैंथेनियम सीरीज इसलिए कहते हैं या लैंथेनाइट सीरीज इसलिए कहते हैं क्योंकि इसका पहला एलिमेंट क्या होता है, लैंथेनाइट होता है। उसका नाम ही होता है लैंथेनियम, इसलिए हम इस सीरीज को लैंथेनाइट सीरीज कहते हैं। तो एफ ब्लॉक एलिमेंट्स में ही आता है। ब्लॉक एलिमेंट्स दो ग्रुप में डिवाइड कर दिया जाता है, लैंथेनाइट और एक्टिनाइट्स। लैंथेनाइट होता है 57 से 71 और एक्टिनाइट कहां से कहां तक होता है, 89 से 103। तो बच्चों ये आपको समझना पड़ेगा, कम से कम ये तो याद रख ही लीजिए कि लैंथेनाइट चालू होता है 57 से 71 और एक्टिनाइट चालू होता है 89 से 103। और बच्चों ये एफ ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं, ये सारे रेडियो एक्टिव ही होते हैं एक तरह से, क्योंकि इसमें न्यूट्रॉन अपॉन प्रोटॉन का रेशियो, जिसको हम लोग n/p रेशियो कहते हैं, वो 1 से काफी बड़ा होता है। जब n/p रेशियो 1 से बड़ा होता है तो इनके जो न्यूक्लियस होते हैं वो अनस्टेबल होते हैं और वो क्या करते हैं, इमिशन करते हैं। इसलिए ये सारे रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स भी कहलाते हैं। इसलिए इनको हम लोग पीरियोडिक टेबल में अलग से डाल करके रखते हैं, मिक्स नहीं करते मेटल्स, नॉन मेटल्स और मेटलॉइड्स के साथ। ठीक है, तो बच्चों ये हो गया आपका लैंथेनियम सीरीज। अब हम लोग वापस अपनी जगह पे आ जाते हैं जो आपके स्कूल में लगातार क्वेश्चंस चल रहे हैं। लिखा है as we move along the lanthanide series the atomic number increases gradually by 1। क्या लिखा है, as we move along the lanthanide series atomic number increases gradually by 1। This means that the number of electrons and protons present in an atom also increases by 1। As electrons are being added to the same shell, the effective nuclear charge increases. This happens because the increase in nuclear attraction due to the addition of proton is more pronounced than the increase in inter-electronic repulsion due to the addition of electron. Also, with the increase in atomic number, the number of electrons in 4f orbital also increases. The 4f electrons have poor shielding effect. Therefore, the effective nuclear charge experienced by outer electrons increases। पुअर शील्डिंग इफेक्ट है। पुअर शील्डिंग इफेक्ट का मतलब ये होता है कि शील्डिंग अगर खत्म हो गई तो मतलब डायरेक्ट उसका न्यूक्लियस से टच हो गया। Consequently, the attraction of the nucleus for the outermost electrons increases। अट्रैक्शन बढ़ जाता है। The result is a steady decrease in the size। तो बच्चों अगर शील्डिंग पुअर हो जाएगी तो साइज डिक्रीज हो जाता है, क्योंकि आउटरमोस्ट शेल न्यूक्लियस की तरफ अट्रैक्ट करने लगती है और साइज को छोटा कर देती है। तो जैसे जैसे एटॉमिक नंबर बढ़ता है तो एटॉमिक नंबर बढ़ने से पुअर शील्डिंग इफेक्ट जनरेट होती है, जिसकी वजह से साइज छोटा होता चला जाता है। दिस इज टर्म एज लैंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन। तो कॉन्सिक्वेंसेस क्या होते हैं बच्चों, इसके क्या परिणाम निकल के आते हैं। देयर इज अ सिमिलरिटी इन प्रॉपर्टीज ऑफ सेकंड एंड थर्ड ट्रांजिशन सीरीज। ये बच्चों उसके परिणाम निकल करके आते हैं, और परिणाम ऐसा नहीं है कि आपको समझने होते हैं, ये इसके परिणाम है, ये आपको लर्न ही करने होते हैं। There is a similarity in a properties of second and third transition series। दूसरा, separation of lanthanides is possible due to the lanthanide contraction।
उसके बाद इट इज ड्यू टू द lengthenite contraction that there is a variation in a basic strength of lengthenite hydroxide। तो बच्चों ये इसके कॉन्सिक्वेंसेस निकल करके आते हैं। तो बच्चों आप आसपास आंसर तो समझ ही गए हैं कि आसपास आंसर कैसे लिखना है। अब इसी आंसर को अगर आप 2 या 3 बार या कम से कम एक बार अगर अपनी कॉपी में लिखेंगे तो आपका ये क्वेश्चन तैयार हो जाएगा। और बच्चों ये क्वेश्चन आपको तैयार करने ही पड़ेंगे क्योंकि ये मेरे कोई भी क्वेश्चन नहीं है, सब एनसीईआरटी के क्वेश्चन है और ये घुमा फिरा के आपके पास यही आते रहेंगे बार बार। उसके बाद बच्चों क्वेश्चन नंबर 8.8 है, इसको भी आप देखिए क्या लिखा है। व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट एंड व्हाई दे आर कॉल्ड ट्रांजिशन एलिमेंट्स, which of the D block elements may and may not be regarded as the transition elements। कितनी बार ये क्वेश्चन बच्चों इन टेक्स्ट में भी है और उसके बाद एक्सरसाइज में भी चल रहा है। Transition elements are those elements in which the atoms or ions in stable oxidation state contains partially filled d orbital। देखा है ना बच्चों, ट्रांजिशन क्या होता है, उसमें partially filled d orbital होते हैं। These elements lie in the D block and show a transition of properties between S block and P block। ठीक है ना, इनकी प्रॉपर्टीज जो होती है S और P के बीच में भी लाई करती है। Therefore these are called transition elements। मेन पॉइंट तो बच्चों मैंने आपको बता दिया क्योंकि ये partially filled d orbitals होता है। Elements such as zinc, cadmium, mercury cannot be classified as transition element because these have completely filled d substrate। तो बच्चों ये आपका एक्सेप्शन होगा, जब आप जिंक, कैडमियम और मरकरी का कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो उसमें डी जो होगा वो पार्शियली फिल्ड नहीं होगा, फुली फिल्ड होगा। तो जिंक, कैडमियम, मरकरी डी ब्लॉक एलिमेंट्स तो हैं लेकिन ट्रांजिशन एलिमेंट्स नहीं है, क्योंकि ट्रांजिशन एलिमेंट्स होने के लिए डी ब्लॉक क्या होना चाहिए, पार्शियली फिल्ड होना चाहिए। तो उसके बाद बच्चों इस तरह से क्वेश्चंस ये आपके बढ़ते चले जाएंगे, लेकिन ये आपको सारे क्वेश्चंस करने ही पड़ेंगे, मतलब आप इससे बच के भाग नहीं पाएंगे। तो ये बच्चों एनसीईआरटी के क्वेश्चन है और ये बहुत ही इजी है, बस आपको धीरे धीरे करने की शुरुआत करनी पड़ेगी। जैसे जैसे आप करेंगे और ये क्वेश्चन आपसे होंगे भी। ठीक है बच्चों, तो बच्चों सिलेबस को ध्यान में रखते हुए आप अपने क्वेश्चंस को कंप्लीट करिए। अगर शुरुआत के 10 क्वेश्चन भी आप कर लेते हैं तो भी समझ लीजिए आपका काम हो जाएगा। शुरुआत के 10 क्वेश्चन भी इनफ है अगर आप उसको सही से करते हैं। ठीक है बच्चों।